चलो ध्यान दो भी कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान देते हैं हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर बच्चों। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इसने आके मान लो इसको इंटरसेक्ट किया पॉइंट क्यू पे। मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। निकालने का सबसे सिंपल और सबसे बेसिक तरीका क्या है? पॉइंट क्यू कहां का पॉइंट है? क्या इस लाइन का पॉइंट है ना? पॉइंट क्यू इस लाइन का पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं किसी कांस्टेंट लैम्डा से। मान लिया कि इसका वैल्यू लैम्डा के बराबर है और यहां से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। बताओ इसको और इसको इक्वेट करता तो एक्स कितना आता फर्स्ट और लास्ट को? क्या माइनस लैम्डा प्लस 4। इसको इक्वेट करता तो वाई कितना आता भाई? कितना? माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। और इसको इक्वेट करता तो जेड कितना आता? 2 लैम्डा प्लस 1। ये बहुत ही बेसिक मेथड है, एक बार सीख लो, बार बार काम आएगा। तो मैंने मान लिया कि लेट जो क्यू का कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन के ऊपर था, किसी वैल्यू लैम्डा के लिए उसका कोऑर्डिनेट जो है माइनस लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 एंड 2 लैम्डा प्लस 1 है। ये इसका कोऑर्डिनेट है क्यू का। अरे ठीक है क्या? अब देखो P पता है, Q पता है, तो क्या मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकाल सकता हूं? किसी लाइन पे अगर दो पॉइंट पता हो तो डायरेक्शन रेशियो याद करो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही होता था। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या लिखूं मैं? माइनस लैम्डा प्लस 4 माइनस 1 कितना? 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 0 सेम ही रहेगा, और 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 कितना? 2 लैम्डा माइनस 2। ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया बच्चों PQ का। और गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिख रहा था, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना था? -1 -2 एंड 2। क्या ये जो PQ है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है? बोलो ना। PQ इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या हमने रिलेशन पढ़ा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मस्ट बी 0। ये रहा A1 B1 C1 और ये रहा अपने पास A2 B2 C2, यानी कि -1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3 -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 7 एंड +2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। देखो कितना आता है, ये हो गया लैम्डा, यहां से आया +4 लैम्डा तो 5 लैम्डा हो गया, 5 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना? 9 लैम्डा। कांस्टेंट बताओ। -3 -14 -17 हो गया, -17 और -4 कितना? -21 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या? 21/9 मतलब कितना? 7/3। क्या लैम्डा 7/3 मिला भाई? और अगर लैम्डा 7/3 तो क्या क्यू का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं मैं? अगर लैम्डा का वैल्यू यहां डाल दूं, लैम्डा के जगह पे डालना है 7/3, तो ये बन गया -7/3 + 4। y कोऑर्डिनेट हो गया -2 इंटू 7/3 तो -14/3 + 7, और z कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 7 यानी कि 14/3 + 1, 2 लैम्डा प्लस 1। सही लिख रहा है? कितना आ गया क्यू का कोऑर्डिनेट बताओ? -7 + 12 कितना? 5/3 -14 + 21 7/3 एंड 14 + 3 कितना? 17/3। तो ये रहा बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं, मेहनत बस इसी को निकालने में था। क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? क्या मुझे निकालने की जरूरत है? नहीं। PQ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या हम इमेज निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके? कैसे सर? मान लो कि इसका इमेज बना यहाँ पे R और इसका कोऑर्डिनेट कुछ ले लो XYZ इसके इमेज का, तो क्या मैं लिख सकता हूं x + 1/2 इक्वल टू कितना? 5/3। अरे मिड पॉइंट हो गया ना, ये इमेज है मतलब इसका PR का मिड पॉइंट कौन हो गया? Q पता है, तो x + 1/2 मस्ट बी इक्वल टू 5/3। सिमिलरली y + 0/2 इक्वल टू व्हाट? 7/3 एंड z + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, क्या यहां से XYZ निकल जाएगा? क्या R का कोऑर्डिनेट मिल गया? ये आ गया आपका इमेज। नोट करें। हम किसी कांस्टेंट लैम्डा के पी कुछ भी ले लो, हम इतना जान रहे हैं ना कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि किसी ना किसी कांस्टेंट के लिए XYZ का वैल्यू इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। किसका मतलब नहीं है? लैम्डा का।
लेमडा कोई कांस्टेंट ले लिया, उसके किसी वैल्यू के लिए हमें क्यू का कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब वो लेमडा का वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं निकलेगा, वो किसी ना किसी कंडीशन को लगाने के बाद निकलेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन या तो तुम A1 A2 B1 B2 लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन में कोई कंडीशन दिया है तो उसको यूज करो। नोट करें सब लोग। नहीं रे, ये 3D है, इसका दुनिया अलग है, 2D का दुनिया अलग। वो फॉर्मूला मत लगा देना x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी। अभी जस्ट आया यार। क्या है? तुम डाउट लेके आया था तो भाग क्या गया? शेड्यूल बदल दिया मतलब? बहुत बढ़िया किया, जीवन में ऐसे ही करते रहो तुम। हाँ, एक क्लास का टाइम जो कल जो क्लास होता था, कल कौन सा दिन था? वेडनेसडे वाला क्लास जो है आज शिफ्ट हो गया है शाम को 4 कितना बजे से? 4:30 बजे से 4 बजे से 4 बजे से। आज वाला क्लास का वीडियो 11th का, हाँ जो होगा 4 बजे से। का है? अच्छा, उस समय फिजिक्स का भी क्लास है। मिटा दूं? बादल गरज चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन x माइनस 2/3 इक्वल टू y प्लस 1/4 इक्वल टू z माइनस 2/12 with the plane x minus y plus z minus 5 equal to 0. Find intersection point, सवाल लिखो। Find intersection point of the line x minus 2/3 equal to y plus 1/4 equal to z minus 2/12 with the plane x minus y plus z minus 5 equal to 0. ये प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मान लो प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये एक प्लेन का इक्वेशन होता है, कैसे आता है, क्यों आता है, बाद में बात करेंगे। तो मुझे इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। लेट अस एज्यूम प्लेन दिखने में कुछ ऐसा है, मान लो कि ये प्लेन है और ये लाइन अपना कुछ ऐसा, जो कि इसको किसी पॉइंट पे काटता हुआ, मान लो कि ये पॉइंट P है, मुझे ये पॉइंट P फाइंड करना है भाई, जहां पे ये लाइन और ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल काम। क्या फिर से ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन का पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या मैं इसको लैम्डा से इक्वेट कर दूं बच्चों, ठीक है। और क्या P का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल सकता हूं यहां से? बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बोलो। 3 लैम्डा प्लस 2, यहां से 4 लैम्डा माइनस 1 और यहां से 12 लैम्डा प्लस 2।
क्या ये पॉइंट जो है वो प्लेन का भी पॉइंट है? तो क्या प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा किसको? प्लेन का इक्वेशन गिवन है भैया, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड के जगह रख दो, x के जगह 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस वाई के जगह पे 4 लैम्डा माइनस 1 और प्लस z के जगह पे 12 लैम्डा प्लस 2 और माइनस 5 इक्वल टू 0। बताओ लैम्डा कितना आ रहा है? देखो तो 3 माइनस 4 माइनस लैम्डा प्लस 12 लैम्डा कितना हो गया? 11 लैम्डा। और कांस्टेंट क्या बचा? 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0, उड़ गया, यानी कि लैम्डा 0 आ गया। कितना आ गया लैम्डा? 0। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई? यहाँ लैम्डा की जगह अगर 0 रख दूं तो कितना? 2 माइनस 1 एंड ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए लाइन के इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से इक्वेट करके वो पॉइंट निकाल लो पहले उस कांस्टेंट के टर्म में, और फिर इस पॉइंट को उस प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के वहां से वो कांस्टेंट निकाल लो, वो कांस्टेंट उठा के पुट करो, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल। छोटी छोटी बातों में है। अब हम निकालेंगे लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। पॉइंट और लाइन ले लिया, लाइन और प्लेन ले लिया, अब लेते हैं लाइन और लाइन। एक लाइन लिया हुआ है हमारे सामने x माइनस 5/3 इक्वल टू वाई माइनस 7/-1 इक्वल टू z प्लस 2/1, और एक दूसरा लाइन गिवन है L2 x प्लस 3/-36 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z माइनस 6/4। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 इफ दे इंटरसेक्ट, मतलब अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। अगर कभी कभी ऐसा होता है दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 इफ दे इंटरसेक्ट। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या बच्चों? अच्छा, पैरेलल लाइन कैसे पता लगेगा? डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए। पैरेलल लाइन पता होने के लिए क्या होना चाहिए? डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो देखो सेम है क्या? नहीं है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल नहीं है तब भी लाइन इंटरसेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। पहले ध्यान से देखो करते क्या है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मान लो ये लाइन है L1, ये लाइन है L2 और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट P पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कोई कांस्टेंट लैम्डा और इसको क्या मान लेते हैं, कोई दूसरा कांस्टेंट K, ऐसे एज्यूम कर लिया। तो जरा बताओ P का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म में क्या आता? बोलो। 3 लैम्डा प्लस 5, फिर बोलो माइनस लैम्डा प्लस 7, फिर बोलो लैम्डा माइनस 2। और क्या P का कोऑर्डिनेट यहां से भी लिख सकता हूं मैं एक कोऑर्डिनेट K के टर्म में? कितना? ध्यान से देखते रहना, -36K माइनस 3, 2K प्लस 3, 4K प्लस 6। क्या दोनों P का ही कोऑर्डिनेट है? तो बराबर होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। एक ही पॉइंट है तो अलग अलग थोड़ी होना चाहिए। तो इक्वेट एनी टू कोऑर्डिनेट्स, मतलब टू कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब या तो xy को ले लो, या तो yz को ले लो, या तो xz को ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने x को x से इक्वेट कर दिया। 3 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू -36K माइनस 3, और y को y के साथ इक्वेट किया, माइनस लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 2K प्लस 3। ध्यान से देखो तो लैम्डा और k में दो इक्वेशन मिल गया। ये बन गया 3 लैम्डा प्लस 36K 5 प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और ये कितना बन गया भाई? इसको उधर भेज दो, 2K प्लस
लेमडा 3 माइनस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं लेमडा और के निकाल सकता हूं? सॉल्व 1 एंड 2, बिल्कुल बचपन वाली कहानी। क्या करें बताओ? यहां पे लेमडा है, देखो यहां 3 लेमडा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं समझे? यानी कि इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2 को किससे मल्टीप्लाई करके? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इससे क्या हुआ? 3 लेमडा कैंसिल हो गया, और 36 के माइनस 6 के कितना बचेगा? 30 के। सॉल्व करना आता है ना? और 8 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 12। 8 प्लस 12 कितना? अरे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 8 माइनस माइनस प्लस 12 कितना? 20। तो प्लस 20 इक्वल टू 0। के का वैल्यू दिखा? माइनस 20/30 कितना? -2/3। अच्छा, के का वैल्यू -2/3 किसी एक इक्वेशन में डालो, इक्वेशन 2 में, बताओ लेमडा कितना आएगा? यहां रखा मैंने -2/3, बोर्ड पे देखो -2/3, तो ये बन गया -4/3। -4/3 -4, उधर जाके बन गया 4/3 + 4। 4/3 + 4 मन में करो, 16/3। ये लो, के और लेमडा निकल गया। अब क्या करना है? हमने x और y को इक्वेट किया था, z के साथ कुछ किया था क्या? नहीं। अब वेरीफाई करेंगे हम थर्ड कोऑर्डिनेट को। वेरीफाई, जो भी थर्ड बच गया है तुम्हारा, जिसके साथ तुमने कुछ नहीं किया है, यानी कि ये लेमडा और के का वैल्यू उठा के दोनों के थर्ड कोऑर्डिनेट में पुट करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स चेक। लेमडा -2, अगर लेमडा की जगह 16/3 रखूं, -2 कितना आएगा? 10/3। और उस वाले में 4k + 6 में अगर मैं k के जगह पे -2/3 रखूं +6, देखो कितना आ रहा है? -8 + 18, क्या सेम आ रहा है? बराबर आया? अगर इक्वल आया तो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। किसी दो को इक्वेट करो और तीसरे को वेरीफाई करो उन वैल्यू के लिए। अगर तीसरा कोऑर्डिनेट सेम आ जाए, देन लाइंस विल एक्चुअली इंटरसेक्ट। लाइन एक्चुअली इंटरसेक्ट। और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो लेमडा का वैल्यू चाहे के का वैल्यू कुछ भी उठा के डाल दो, किसी भी एक में डाल दो, तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट? बताओ। इंटरसेक्शन पॉइंट P का कोऑर्डिनेट किस में रखना चाहते हो? इसमें रख लो। चलो लेमडा के जगह पे कितना रख लेते हैं? 16/3। बताओ, 3 × 16/3 + 5। नेक्स्ट, -16/3 + 7। नेक्स्ट, -16/3 -2। बताओ कितना आ गया? ये हो गया 16 + 5 21। ये हो गया 21 - 16 5/3, और ये हो गया 10/3। ये आपका आंसर है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको इक्वेट किया जाए और दोनों वैल्यू सेम ना आए। उस कंडीशन में हम बोलेंगे लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हमने दो कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया, वहां से दो कांस्टेंट का वैल्यू निकाला, थर्ड कोऑर्डिनेट को वेरीफाई किया, अगर थर्ड कोऑर्डिनेट सेम आ गया दोनों में, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और जो वैल्यू है निकल के आ जाएगा। अगर ये बराबर नहीं आता तो हम क्या बोलते? दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइन लिख लेना है लास्ट में, पहले इसको नोट करो।
हो गया? हाँ नीचे लिख लो नोट डाल के। इफ वी वेरीफाई द थर्ड कोऑर्डिनेट, नोट डाल के लिख लो, इफ वी वेरीफाई द थर्ड कोऑर्डिनेट एंड इट्स कमिंग डिफरेंट, if we verify third coordinate and it's coming different या फिर it's not coming equal, then we say the given lines are non-intersecting lines. If we verify the third coordinate and it's coming different, then we say the given lines are non-intersecting lines. Then we say the given lines are non-intersecting lines. देखो हम बात 3D की कर रहे हैं, बात 2D की करते तो कहानी अलग होता। ये दोनों लाइन पैरेलल था क्या? नहीं था। तो 2D में अगर दो लाइन पैरेलल ना हो तो इंटरसेक्ट करता ही है। सोच के देखो, 2 डायमेंशन की बात करें, मान लो ये बोर्ड वाले प्लेन पे लाइन पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो क्या लाइन कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर ही जाएगा? लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता है। 3D में लाइन पैरेलल ना होते हुए भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। सोचो कैसे? कैसे? क्या बहुत सिंपल है सर। ये मान लो यहां पे एक लाइन है, ठीक है, दो अलग अलग प्लेन में हो, बिल्कुल इमेजिन करो दो अलग अलग प्लेन में लाइन हो, एक लाइन इस वाले प्लेन में है और एक लाइन इस वाले प्लेन में। दोनों पैरेलल है क्या? नहीं है। कभी इंटरसेक्ट करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। कैसा लाइंस बोलते हैं इनको? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब ही होता है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स। तो इसके बारे में भी 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग लगा लो स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, इसमें लिखो दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल लाइंस। They are non-intersecting and non-parallel lines, lying in different planes, non-parallel and non-intersecting lines lying in different planes. Lying in different planes. हो गया? अब जैसे देखो लेट अस एज्यूम ये कोई लाइन है और ये कोई दूसरा लाइन है। ये दोनों स्क्यू लाइन्स है, मतलब देख के लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर जाएगा आगे जाके, ठीक है, पैरेलल तो नहीं बनाया मैंने, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके क्या कर जाएगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन एक्चुअली में करता नहीं है। ये मान के चलो किसी दूसरे प्लेन में ये इंटरसेक्ट करने वाली लाइन नहीं है। मान लो इसका इक्वेशन ले लेता हूं मैं, r इक्वल टू, क्या होता था लाइन का इक्वेशन? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये था। तो इसको ले लेता हूं a1 प्लस लैम्डा b1 और इसको ले लेता हूं r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। ठीक, इसमें से याद करो कहानी को, b1 कौन b2 कौन? b1 क्या होता था? b1 b2 उसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर होता था ना। तो इसको अगर वेक्टर b1 बोल दूं, इसको वेक्टर b2 बोल दूं तो कोई बुराई नहीं है। और a1 a2 क्या होता था? पॉइंट। व्हाट इज a1 a2? पॉइंट। तो मान लो कि यहाँ के एक पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है a1 और यहाँ पे एक पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? a2। ये बात तो क्लियर है सबको, पॉइंट और डायरेक्शन पहचानना। अब एक्चुअली में होता क्या है? देखो एक्चुअली में क्या होता है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो एक वेक्टर बनेगा ऐसा, वेक्टर बी ए या वेक्टर ए बी, जो मर्जी करे बोल लो। और b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा? b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा? क्या एक ऐसा लाइन मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर हो? मानते हो बात को? ये b2 है बच्चों। तो मान लो कि हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया और हमको ऐसा एक वेक्टर मिला। ये वेक्टर जो कि
दोनों के परपेंडिकुलर था। दिस इज वेक्टर b1 क्रॉस b2। कोमा मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हालांकि तुमको फॉर्मूला याद ही रखना है, बाकी तुमको कुछ और नहीं चाहिए जीवन में, बट निकल के कैसे आता है चलो बता ही देता हूं। r इक्वल टू दिस इज a1 प्लस लैम्डा b1। अब ध्यान देना, एक्चुअली में क्या होता है, हमको निकालना इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, ये दोनों नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ऐसे सोचो, ये लाइन ये लाइन। हमें क्या निकालना है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। एक टाइम तो आएगा, देखो ये लाइन ऐसे आगे बढ़ गया, ये लाइन आगे बढ़ गया, ये लाइन ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा टाइम जरूर होगा जब दोनों सबसे अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा। हमको वो वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है बच्चों, यानी कि वो वाला लाइन जो कि दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। और ये निकलता कैसे है, इसका प्रोजेक्शन इमेजिन करके देखो। इस वाले वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन ले लूं इस वाले वेक्टर पे, तो क्या मुझे ये वाला लेंथ मिल जाएगा। 3D में थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर इधर से टॉर्च वॉर्च लेके जलाया, इसका खाली इतने का लेंथ लेना चाहता हूं, क्या इसका इमेज ऐसा कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे बेसिकली करना क्या होता है, इसका इमेज प्रोजेक्शन याद है, ये वेक्टर b होता था, ये वेक्टर a होता था। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b याद आ रहा है, a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड b, और साथ में एक b कैप आता था अगर वेक्टर लिखना होता था तो। ये स्केलर कंपोनेंट, यानी कि ये वाला लेंथ याद आया? नहीं याद आया तो ये लिख लेना, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b होता है, यानी कि ये वाला लेंथ, स्केलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड b। तो मुझे चाहिए बच्चों ये वाला लेंथ, यहां से लेके यहां तक। अगर मैं इसको pq बोल देता हूं, pq, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, and this SD is equal to PQ, and this PQ equal to nothing but projection of vector कौन, BA, projection of vector BA on कौन सा वेक्टर, B1 क्रॉस B2। यानी कि इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है मुझे इस वाले वेक्टर पे, ठीक है। अब ये मान लो वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर पूरा क्या हो गया, B। तो A का B पे प्रोजेक्शन क्या लिखूं मैं, BA डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस, लिख सकते हैं। व्हाट इज BA वेक्टर। अच्छा अब ध्यान से देखो तो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, A डॉट B क्रॉस C, क्या लिख दिया करते थे इसको, अरे A डॉट B क्रॉस C को बॉक्स लिखते थे, याद करो, बॉक्स ऑफ ABC। तो यहां पे आ गया बॉक्स ऑफ वेक्टर BA B1 B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, क्या BA वेक्टर को मैं लिख सकता हूं A1 माइनस A2। तो यहां पे आ गया बच्चों A1 माइनस A2, यहां पे B1 और यहां पे B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये तो हो गया बच्चों वेक्टर फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कार्टेशियन फॉर्मूला। 2 मिनट और देखो, कार्टेशियन फॉर्म। मान लो लाइन का इक्वेशन दिया रहता, पहला लाइन, फर्स्ट लाइन जो होता वो होता x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1, और दूसरा लाइन होता x माइनस x2 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। मुझे इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होता, ये वाला डिस्टेंस SD, यहां से लेके यहां तक ये निकालना है। अब जरा वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इमेजिन करो SD। क्या बॉक्स का मतलब डिटर्मिनेंट होता है बच्चों, बॉक्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। जगह भी तो नहीं बचा यार, चुप रह, कौन सा बॉक्स, लिखो पहले। ये बॉक्स का मतलब बताया था, एक डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये बॉक्स ही पहली बार देख रहा है ये, है ना।
अरे अरे गधे, वेक्टर वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहां से याद रहेगा? आँखों के सागर, जल्दी लिखो। थोड़ा है थोड़े की भूत। हाँ सर को बोलो थोड़ा भूत झलकिया डाल के मुर्गा बनाए। चलो इधर 2 मिनट देखो जरा। अच्छा इसके ऊपर कार्टेशियन वाला पढ़ा है कहाँ भी? चलो अभी देखो। इसके ऊपर पॉइंट अगर ए, जो वहां पे ए था, यहाँ पे ए पॉइंट क्या होता बोलो तो? क्या x1 y1 z1, और यहाँ पे बी पॉइंट क्या होता? x2 y2 z2। तो बताओ ये वेक्टर बी ए क्या होता? x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2? x1 माइनस x2 इंटू आई कैप प्लस y1 माइनस y2 इंटू जे कैप प्लस z1 माइनस z2 इंटू के कैप। ठीक। अच्छा इसके अलोंग एक वेक्टर क्या होता? अगर इसको वेक्टर b1 बोल दूं क्या होता? a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। और इसके अलोंग वेक्टर अगर b2 बोल देता तो क्या लिखता मैं? a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अब जरा इस फॉर्मूले को देखो बच्चों। सब लोग का ध्यान बोर्ड पे। हम जानते हैं बॉक्स का मतलब क्या होता था। ये जो बॉक्स लिखा है क्या इसका मतलब डिटर्मिनेंट होता था कार्टेशियन फॉर्म में? ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, याद आ रहा है? फर्स्ट रो a1 माइनस a2 वेक्टर, यही तो है। यहाँ पे जो a1 माइनस a2 बी ए वेक्टर था, अपना बी ए वेक्टर ये है। तो फर्स्ट रो में क्या इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे? कौन? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। यहाँ पे है b1 b2, यहाँ जो b1 b2 है अपना b1 b2 ये है।
तो क्या यहाँ पे आएगा A1 B1 C1 सेकेंड रो में, और यहाँ पे कौन A2 B2 C2 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2, यानी कि हमारे लिए तो कैपिटल B1 क्रॉस कैपिटल B2 है। क्या दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिटर्मिनेंट आता है? क्या इधर I J K, क्या यहाँ पे A1 B1 C1 और यहाँ पे A2 B2, इसका मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड बच्चों, और यहाँ पे भी लगा दो मैग्नीट्यूड, ये निगेटिव ना हो, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये है तुम्हारे काम का फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। याद रखने का तरीका सुनो, कैसे याद रखना है। ऊपर नीचे डिटर्मिनेंट रहेगा, सेकेंड और थर्ड रो दोनों का सेम है, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 A2 B2 C2, नीचे में I J K रहेगा और ऊपर में पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा। x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, तुम्हारा मर्जी हो तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर, और कोप्लेनर, अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग हो गया या कोप्लेनर हो गया, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो गया तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, 0। तो क्या इसको 0 कर देंगे, इसको जब 0 पुट कर देंगे तो ये नीचे वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ बचता है कंडीशन कौन सा, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इक्वल टू 0। और ये कहानी कोप्लेनर में भी अप्लाई होता है बच्चों। कोप्लेनर में अगर दो लाइन कोप्लेनर हो जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर एक सवाल मन में आता है कि सर कोप्लेनर, ये लो सर इस प्लेन में ये दो लाइन है, कहाँ इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है क्या, नहीं है, बट ये कंडीशन उसके लिए भी एप्लीकेबल है। बताओ क्यों, बात सही है तुम्हारी। अरे अगर ये दो लाइन पैरेलल हो गया, मान लो ना ये दो लाइन पैरेलल हुआ, अगर कोप्लेनर में ऐसा हुआ तब तो शॉर्टेस्ट 0 होगा ही। अगर पैरेलल हो गया तब तो लगता है कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन जब पैरेलल होगा तो क्या दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम मतलब A1 B1 C1 A2 B2 सेम हो जाएगा। और किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है, तो वापस से इसका वैल्यू अपने को क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो कभी सवाल ऐसा पूछता है, बहुत बार पूछा है IIT में कि दो लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है तब भी यही लगाना होता है, दो लाइन कोप्लेनर है तब भी यही लगाना होता है। बात समझ आई, जल्दी लिखो फिर सवाल करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है। क्या क्या बोलो बोलो, B1 क्रॉस B2 परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर तो है दोनों लाइन के। हाँ B1 क्रॉस B2 किसके परपेंडिकुलर है, वो तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा इसमें, B1 क्रॉस B2 का। क्या बोल रहा है ये आदमी, हाँ बॉक्स में, हाँ इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, हाँ तो B1 क्रॉस B2 परपेंडिकुलर है A1 माइनस A2 के। कैसे परपेंडिकुलर है, दोनों कोप्लेनर हुआ तो B1 क्रॉस B2, हाँ हाँ वहां से भी सोच सकते हो, बिल्कुल सही बात है। और हमने आपको ये पढ़ाया ही है, अगर मतलब 3 वेक्टर कोप्लेनर हो तो बॉक्स ऑफ ABC 0 आता था, वहां से भी सोच सकते हो। छोटी छोटी गलता बुरा न मनाया कर, जे मैं मनाऊं तो मन भी जाया कर।
चलो सवाल लिखो तो। Find shortest distance between L1 and L2. Find shortest distance between L1 and L2. ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बड़ा वाला। पहले वाले का पॉइंट क्या दिख रहा है? पॉइंट -1 -2 -1, और दूसरे में पॉइंट क्या दिख रहा है? 2 -2 एंड 3। ये साफ साफ दिखना चाहिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो दिख ही रहा है। तो हमने लिखा SD, डिटर्मिनेंट यहां पे आता है बच्चों x1 -x2, तो -1 -2, इधर आ गया -2 -+2, और इधर आ गया -1 -3, इधर आ गया A1 B1 C1, तो 3 1 2, इधर 1 2 3। नीचे आओ, फिर से डिटर्मिनेंट I J K, और बाकी तो दोनों सेम 3 1 2 1 2 3 है कि नहीं? ऊपर नीचे मॉड लगा है। ऊपर एक्सपांड करो जल्दी से, बताओ तो कितना रहे। ये हो गया है -3, ये हो गया है 0, और ये हो गया -4। तो -3 इंटू 3 -4 -1, -1 इंटू -3 हो गया 3, और इसके साथ तो 0 हो जाएगा। ये है -4, ये गया 6 -1 5, 5 इंटू -4 -20। ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? यानी कि मॉड के अंदर -17, और नीचे देखो I J K के टर्म में I के साथ आएगा 3 -4 -I कैप, -J के साथ आएगा 9 -2 यानी कि -7 J कैप, और K के साथ आ जाएगा बच्चों 6 -1 क्या +5 K कैप, इसका भी मॉड है। तो ऊपर आ गया 17, और नीचे आ गया अंडर रूट में, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या 1 + 49 + 25 कितना भाई? 17 डिवाइडेड बाई √75। ये आपका आंसर है। किसी को डाउट है तो पूछ लेना फॉर्मूला अप्लाई करने में। L1 x - 1 by k equal to y - 2 by 2 equal to z - 3 by 3। L2 गिवन है x - 2 by 3 equal to y - 3 by k equal to z - 1 by 2 are intersecting lines, then find k। intersecting lines, L1 and L2 are intersecting lines, then find k। निकालो। डिटर्मिनेंट 0 करना है, ऊपर वाला सिर्फ न्यूमरेटर वाला। intersecting lines, then find k। कृपया सब लोग सही वैल्यू निकालें।
हाँ बोलो कितना? अरे नहीं सॉल्व कर पाए, डिटर्मिनेंट ही तो जीरो करना था। बोलो x1 माइनस x2, क्या 1 माइनस 2, इधर 2 माइनस 3 और इधर 3 माइनस 1, a1 b1 c1 k2 3 k2, यही ना? और कुछ नहीं? ये हो गया माइनस वन इंटू 4 माइनस 3 के, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3 के, ये हो गया 2 माइनस 3 अगेन माइनस 1, एक और माइनस लगेगा प्लस 1 हो जाएगा, ये उड़ा 2k माइनस 9, और ये हो गया प्लस 2 इंटू ये गया k स्क्वायर माइनस 6, यही? बोलो, तो ये है -4 प्लस 3k प्लस 2k माइनस 9 प्लस 2k स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। कितना हो गया भाई? 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 माइनस 12, क्या माइनस 25? बोलते नहीं यार, सही है? देखो तो फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज हुआ कितना? 10 और 5, तो 2k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 5k माइनस 25 इक्वल टू 0। एक फैक्टर बन जाएगा बच्चों k प्लस 5 और एक फैक्टर बन जाएगा 2k माइनस 5, माइनस 5 ना, या माइनस 1 कैसे? माइनस 5 ना, 2k यहाँ कॉमन लिया था तो k प्लस 5, हाँ, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? -5 एंड 5/2, ये आपका आंसर है। एक और सवाल है, लिखा हुआ है बोर्ड पे, दिस लाइन्स आर कोप्लेनर लाइन्स। वापस से k का वैल्यू निकालना है, यानी कि कोप्लेनर बोले इंटरसेक्टिंग बोले एक ही बात है, इसलिए मैं दोनों अलग अलग लैंग्वेज लिखा दे रहा हूं। दिस बोथ लाइन्स आर कोप्लेनर। पहला लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2/1 इक्वल टू y माइनस 3/1 इक्वल टू z माइनस 4 माइनस k, और सेकेंड लाइन है x माइनस 1/k इक्वल टू y माइनस 4/2 इक्वल टू z माइनस 5/1 आर कोप्लेनर लाइन्स, देन फाइंड k, यानी कि कंडीशन दोनों में सेम लगाना है भाइयों। जल्दी निकाल दो k का वैल्यू। तुम डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखने वाले हो वही बता दो। क्या 2 माइनस 1, 3 माइनस 4, 4 माइनस 5,
इधर आएगा 1 1 माइनस के और इधर आएगा k टू 1 इक्वल टू 0। बताओ कि कितना है? हमें नहीं पता, आंसर बताओ तुम लोग। 0 और -3 सही है, सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो प्लेन। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। लाइन पढ़ा, प्लेन पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन और प्लेन को मिक्स करके पढ़ेंगे।